लिख लीजिएगा तो बताइएगा। हम्म। पवित्रता सही तो लिखा है। आर्थिक सिद्धांत जो गांधी का था वो मुख्य रूप से ट्रस्टीशिप सिद्धांत। जिस लड़की को काम था जो अभी कह के गई है, कल से यकीन मानना वो आ नहीं पाएगी, और इसका हम बहुत प्रयास करेंगे, देखना। ठीक। क्योंकि आज जो पढ़ाया है कल मैं पूछूंगा। ठीक। देखिए, अभी हम हो गया क्या? हो गया। देखिए, विचारधारा पहले पढ़ लेते हैं, फिर इनकी कार्य पद्धति है उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, और जब ये सारी चीजें हम जान लेंगे तब उनके प्रमुख आंदोलनों की बात होगी। ठीक है। जिसमें आप कार्य पद्धति को हम अभी इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कार्य पद्धति हम बाद में करेंगे। ठीक। तो यहां पे आप ये लिख सकते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। चंपारण हम ही करवा दें या बिहार स्पेशल, मतलब बिहार जो पढ़ाएंगे सर वो हम ही करवा दें? ठीक। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है या सत्याग्रह? उसके बाद असहयोग, खिलाफत नहीं पूछता है अकेले, सहयोग सविनय अवज्ञा। क्या? हम्म। जोर से बोलो। जालियांवाला बाग क्या गांधी, क्या उसमें आंदोलन थोड़ी है वो? गांधी अपने विचार दे रहे हैं और उसके तहत क्या है, लोग यूनाइट हो रहे हैं। रॉलेट सत्याग्रह का ही परिणाम क्या होगा? जालियांवाला। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इतना विश्वास रखिए। ठीक। लेकिन हम भी उम्मीद करेंगे कि आप उधर से उतना ही रिस्पॉन्ड दें। हुँ? अरे वो करवा देंगे, अब हर चीज क्लियर नहीं कर सकते ना यहाँ पे, जब पढ़ाएंगे करवा देंगे। अहमदाबाद भी करवा देंगे। ठीक। फिलहाल यहाँ पे देखिए, गांधी की अपनी क्या है पद्धति है, और उस पद्धति के तहत क्या करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। जिसमें क्या होगा, उनकी एक दो चार पद्धतियां हैं, कार्य पद्धति हैं, उसके पहले उनके विचार, और उस विचार में हम देखेंगे कि उनका ये सत्याग्रह क्या है, कैसे सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से श्रेष्ठ है। तो क्वेश्चन बनेगा, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, और हमने पढ़ाया क्या है? ठीक। ठीक। तो वही चीज दिखाई देखी मिलेगी किसमें, सत्याग्रह में। लेकिन सत्याग्रह में अनिवार्यतः हिंसा शामिल नहीं होगा, अहिंसा की बात की जाएगी। तो वहां हम पढ़ेंगे, और ये सत्याग्रह और अहिंसा एक ही बात हो जाएगा, मिला के हम उसमें पढ़ लेंगे। फिर हम देखेंगे साधन साध्य की पवित्रता क्या है, अर्थात किसी भी साध्य को पाने के लिए अगर हमारा लक्ष्य बीपीएससी है तो उसके साधन जो होंगे वो बड़ा पवित्र होंगे। जैसे हमें 10 घंटा क्या है, डिवोशन के साथ पढ़ना है, ऑथेंटिक बुक पढ़ना है, रूम पे जाके क्या करना है, सेल्फ स्टडी अच्छे से करना है, क्लास अच्छे से करना है। तो साध्य की प्राप्ति तभी होगी, गांधी का मानना है, साध्य की प्राप्ति तभी होगी जब साधन क्या हो, पवित्र हो। और इसी संदर्भ में हम कंपेयर करेंगे कि एक पाश्चात्य चिंतक है मैकियावेली, उसका क्या है, उसका एक चिंतन ये है कि साध्य को पाने के लिए साधन कोई भी हो, लेकिन उसके साथ क्या इंपॉर्टेंस है कि साध्य की प्राप्ति हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो हम वहां देखेंगे कि गांधी का चिंतन कैसे भिन्न आ रहा है, अलग है किससे, मैकियावेली से। ठीक। फिर हम देखेंगे वर्ग समन्वय पर बल क्यों दे रहे हैं, क्यों क्लास कोऑर्डिनेशन पे बल दे रहे हैं, जाति पात से इतर वो सर्वधर्म संभाव या सभी लोगों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो जमींदार हो, किसान हो, मजदूर हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, महिलाएं हैं। ठीक।
और फिर उसके बाद देखेंगे उनके आर्थिक सिद्धांत, और उसमें हम देखेंगे ट्रस्टीशिप सिद्धांत को। उनका मानना ये है कि एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए कि आपकी आवश्यकता के अनुसार जितना धन है उतना ही धन क्या करिए आप अपने पास रखिए, बाकी जो एक्स्ट्रा धन है उसके लिए आप क्या करिए, ट्रस्टी बन के उसका क्या करिए, रक्षा करिए। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में या जो लोग हैं उनको आप दे सकें। तो यहां हम देखेंगे कि उनका विचार कैसे उपयोगितावादी विचारधारा से भिन्न है। हमने आपको उपयोगितावादी पढ़ाया, अधिकतम शासन के अधिकतम सुख की बात पढ़ाया ना, ठीक। और कुल मिला के फिर देखेंगे शिक्षा का मेन उद्देश्य उनका क्या है, और फिर वो सामाजिक सुधार के अंतर्गत कैसा काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारी पूरी कहानी रहेगी आज उनकी पूरी विचारधारा की। लेकिन उसके पहले पृष्ठभूमि के तौर पे बात करें तो पृष्ठभूमि में आप देखिएगा एक काल आएगा, मेंस की क्लास में डेट्स एंड ईयर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो कुछ डेट्स हैं जैसे 8-10 हैं उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी में एक डेट क्या, 1893 क्यों महत्वपूर्ण है, एक एक बताइए जरा, उनको फोन करिए। गांधी अफ्रीका गए थे, एक एक पॉइंट बोलना है। एनी बेसेंट भारत आई, और तीसरा विवेकानंद कहाँ गए, मुख्य रूप से यही तीनों है। कुल मिला के हमें किसकी बात करनी है, गांधी की, ठीक है। और इस संदर्भ में जब गांधी अफ्रीका गए तो उसके पहले एक कहानी शुरू होगी कि गांधी की स्थिति क्या होगी। तो गांधी के बारे में आप जब उनकी जीवनी पढ़ेंगे, गांधी जब क्या करें, दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन उसके पहले गांधी के क्या है, तो गांधी एक क्या है, कॉमन स्टूडेंट रहे अपने जीवन में, कोई खास उन्होंने उपलब्धि हासिल नहीं की। और जब कुछ खास उपलब्धि नहीं हासिल की, कोई मुकाम नहीं बना पाए, तो उन्होंने अंततः बैरिस्टर का क्या किया, कोर्स करा, एक डिग्री हासिल की। और उसी संदर्भ में वो अफ्रीका क्यों जा रहे हैं, तो उनके एक दोस्त हुए, एक पारिवारिक संबंध है जिनका नाम क्या है, दादा अब्दुल्ला, ठीक। तो दादा अब्दुल्ला का अपना बिजनेस है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। तो वो आते हैं, वो भारत आते हैं, और भारत आते हैं तो उनको क्या है, कुछ एक बिजनेस पर्पस से या पारिवारिक मुकदमा लड़ने के लिए उनको एक एडवोकेट चाहिए, वकील चाहिए। तो वो भारत आते हैं और सभी से पूछते हैं कि भैया चलोगे। जब कोई नहीं जाता है तो अंततः किसको ले जाते हैं, गांधी को। और जब गांधी को वहां ले जाते हैं तो यहीं पे आप एक स्थिति समझिएगा कि गांधी जब वहां पहुंचते हैं, अब चूंकि गांधी के पास कोई क्या विशेष उपलब्धि नहीं है, मरता क्या ना करता, तो कोई चलो, इसी संदर्भ में क्या है, गांधी आगे बढ़े। और जब गांधी वहां गए तो गांधी ने वहां देखा कि क्या है, तो लोगों को क्या करना पड़ रहा है, साउथ अफ्रीका में पहचान पत्र या पहचान प्रमाण पत्र रखना पड़ रहा है। मतलब हम कौन हैं ये बताने के लिए हमें क्या है, एक पंजीकृत क्या है, प्रमाण पत्र रखने की जरूरत है। अब ये चीजें गांधी को बहुत बुरी लगती हैं कि हम कौन है, ये चीजें क्या हमारा आई कार्ड बताएगा, वोटर आईडी। जब चुनाव देने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे तो क्या देंगे, वोटर आईडी, कि हम क्या है, वोटर हैं, ठीक। और इसी संदर्भ में जब ये बात उनको बुरा लगता है तो वो क्या करते हैं, वहीं पे क्या करते हैं, लोगों को यूनाइट करते हैं, अपनी बात को प्रमुखता से, मुखरता से वो रखने की कोशिश करते हैं कि कम से कम हमको इतना तो अधिकार मिले कि हमारी पहचान क्या है, कम से कम मालूम हो। और चूंकि एक तरह से देखा जाए तो गांधी की खुद की पहचान क्या है, बन नहीं पाई है अभी, उनकी आइडेंटिटी नहीं है कि गांधी की विशेष उपलब्धि क्या है, गांधी जाने किस लिए जाते हैं, ठीक। तो कुल मिला के वो क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका में जब लोगों को यूनाइट करेंगे तो यहीं पे क्या है, वहां भी क्या है, साउथ अफ्रीका किसका उपनिवेश, ब्रिटेन का। तो वहां के जो अधिकारी हैं वो जब देखते हैं कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लड़का आया जो लोगों को इस पहचान पत्र के बारे में यूनाइट कर रहा है, और इसी संदर्भ में वो क्या करेंगे, गांधी को अपने केबिन में, अपने चैम्बर में बुलाएंगे और गांधी से बोलेंगे कि मित्र गांधी,
जितना जल्द हो सके ये सारी चीजें आप बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या हुआ, हम क्या करेंगे, तो आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में गांधी फिर क्या करते हैं, उनको भी पहचान पत्र मिला, उन्होंने अपना क्या किया, पहचान पत्र को फाड़कर जला दिया, और फिर वो क्या किए, अपनी मांगों को क्या किया, प्रमुखता से उठाने लगे। तो इसी संदर्भ में वो देखेंगे कि वो अनुभव कर रहे हैं कहां पे, साउथ अफ्रीका में, किसको, ब्रिटिश शासन प्रणाली को। और ये ब्रिटिश शासन प्रणाली को जब ये अनुभव कर रहे हैं तो शोषण का जो रूप है वो चरम है, औपनिवेशिक शोषण है। जब औपनिवेशिक शोषण है तो कुल मिला के अब बात करें तो नस्लवादी भी शोषण है, काले गोरों का क्या है, भेद है, ठीक। और जब काले गोरों का भेद है तो यहीं पे देखिएगा कि एक बड़ी शक्ति उनके सामने है जिसका नाम क्या है, ब्रिटिश। और ब्रिटिश क्या है, सशस्त्र सेना से युक्त। सशस्त्र सेना से युक्त क्यों, तो उनके पास धन भी है और बल भी है। तो गांधी ने यही सोचा कि अगर हम गुलाम हैं तो हम इतनी बड़ी शक्ति के सामने हम क्या कर सकते हैं, टिक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने यहीं पे एक सिद्धांत दिया जिसका उन्होंने क्या किया, सत्य नहीं, जनतंत्र। अगर इसको और क्लियर करें तो उनको एक ही चीज दिमाग में घूम रहा है कि जनशक्ति पर बल देकर हम लोगों को क्या कर सकते हैं, एक शक्ति के सामने खड़ा कर सकते हैं। तो अगर ये जनशक्ति, अगर ये हिंसा का सहारा लेगी तो क्या इसके द्वारा दमन नहीं कर दिया जाएगा। धन और बल दोनों क्या है, युक्त। और जब युक्त हैं, आपके घर में क्या हो गई, डकैती हो गई, और आपके यहाँ 10 ऐसे लोग हैं जो AK-47 रखे हुए हैं, कंप्लीट लोडेड, तो डकैती का असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक। कुल मिला के क्या है कि एक ऐसा जनशक्ति, एक ऐसा जनतंत्र तैयार करना जो ब्रिटिश को क्या कर सके, सामने से क्या हो सके, अपनी बातों को क्या कर सके, रख सके। और ये जनशक्ति कैसे आएगा, तो इसी जनशक्ति को क्या किया जाएगा, बनाने के लिए, विश्वास करने के लिए, गांधी के नीतियों पे विश्वास करने के लिए, उस जनशक्ति को चलाने के लिए कुछ तो उसके उनके अपने विचार होंगे, ताकि भीड़ क्या हो, उनके साथ आए, भीड़ बटे नहीं। और इसी संदर्भ में उनका विचार आता है, ठीक, समझ रहे हैं आप। लेकिन उसके पहले एक बैकग्राउंड समझ लीजिए कि चूंकि क्या है कि मेंस की क्लास में बड़ी समस्या ये है कि आपको बहुत चीजें क्या करना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है, और बहुत चीजें क्या है, बीपीएससी ने पूछा भी नहीं। तो आपका जो सिलेबस जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में बड़ी समस्या आती है, टीचर को नहीं, स्टूडेंट को, क्योंकि टीचर को पता है, ठीक। और इसी संदर्भ में अब एक चीज समझिएगा कि गांधीवादी जब आंदोलन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग में एक बात की थी, किसकी, तो पृष्ठभूमि की, पृष्ठभूमि की। और इसी पृष्ठभूमि में आप देखिएगा कि एनी बेसेंट कहां पहुंच चुकी हैं, भारत। और जब एनी बेसेंट भारत पहुंच चुकी हैं तो इसी संदर्भ में एक चीज समझिएगा कि जब वो भारत पहुंची तो उन्होंने क्या किया, रिलीजियस इंप्रूवमेंट करना चाहा, ठीक। लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि भारत अभी रिलीजियस इंप्रूवमेंट के दौर में नहीं है, मतलब मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उनको एक चीज ये बात समझ में आई कि अभी भारतीयों को क्या है, मेन जो प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता क्या है, क्या है, क्या है, अभी तक हमने जहां तक क्लास करी कल तक, तो मेन प्रायोरिटी क्या है, क्या, शोषण से मुक्ति। और अच्छे से बोले तो हमने उदारवाद को पढ़ाया, कुल मिला के स्वराज। हम ये बात कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। और जब राजनीतिक स्वतंत्रता की बात उनको क्या हुआ, फील हुआ, महसूस हुआ, किनको, एनी बेसेंट को, तो उन्होंने क्या किया, वो होम रूल आंदोलन में क्या करेंगी, होम रूल लीग आंदोलन में जंप करेंगी। और जब होम रूल लीग आंदोलन में जंप करेंगी तो यहीं पे दो लोग सामने आएंगे, और जिसका पहला का नाम क्या होगा,
तो बाल गंगाधर, और दूसरा खुद एनी बेसेंट। और ये एनी बेसेंट और तिलक क्या है, होम रूल लीग आंदोलन को क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे संचालित कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो तिलक का हेडक्वार्टर कहाँ, तो पुणे, और इनका मद्रास। ठीक। और जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये आंदोलन को संचालित कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में एक चीज समझिएगा कि यहीं पे क्या हो रहा है, किसकी मांग जारी है, राजनीतिक स्वतंत्रता की। और यहीं पे जब होम रूल लीग आंदोलन होगा तो तिलक ने यहीं पे क्या किया कि ये लोगों, चूंकि तिलक क्या है 1908 के बाद जेल में है ना, 14 में रिहा होंगे, और जब रिहा होंगे तो फिर उनको कुछ तो काम करना है, लोगों को एहसास दिलाना है, कांग्रेस को एहसास दिलाना है। ठीक, क्योंकि लड़ाई तो चल रही है विचारधारा की। और इसी संदर्भ में देखिएगा, इस होम रूल लीग आंदोलन से तिलक ने यह सिद्ध किया कि मैं अभी भी क्या हूं, तो मास मोबिलाइजर हूं, अभी भी भीड़ हमारे क्या है, पक्ष में है। और इसी संदर्भ में आप एक चीज समझिए कि तिलक ने स्टेटमेंट दिया, जब उन्होंने लोगों को दिखाया कि मैं मास मोबिलाइजर हूं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस, अरे बोल तो लेने दो, कांग्रेस व गरम दल एक दूसरे के क्या हैं, पूरक है। यही तो उनको दिखाना था। हमने जब उग्रवादी विचारधारा पढ़ा और 1907 का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो मेन लड़ाई तो इसी की है कि कांग्रेस हमारी वजह से जिंदा है, हम उसको नेतृत्व कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व हमने, इसीलिए हमारे दबाव में क्या हो रहे हैं, अरुंडेल कमीशन आ रहा है, हमने बात करी। और फिर उदारवादी वो कुछ और कह रहे हैं। ठीक, तो कुल मिला के जब ये बात होगी कि कांग्रेस व गरम दल क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, और यहीं पे एक चीज समझिएगा कि एक पैक्ट आ जाएगा, और उस पैक्ट का क्या नाम होगा, लखनऊ पैक्ट। ठीक, जब ये चीजें, अब जी चूंकि क्या है, चुनाव हुआ, चुनाव के पहले जो यूपी में या और कहीं कि जो भी पार्टियां थी अपने अपने दावे को पेश कर रही थी, आज रिजल्ट आ गया तो सब लोग कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने जनता की क्या किया, आशीर्वाद को स्वीकार किया क्या। और जब तिलक ने यह दिखाया कि भीड़ अभी भी किसके पक्ष में, तिलक के पक्ष में, और जब तिलक के पक्ष में है और तिलक ने यह स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस और गरम दल एक दूसरे के पूरक हैं, तो यहां पे फिर वो संभावना बनेगी कि एक लखनऊ क्या हो जाएगा, और इस पैक्ट में क्या हो जाएगा, गरम और नरम दल क्या हो जाएंगे, समझौता। समझ रहे ये लाइन। ठीक, और जब ये समझौता हो जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप क्या देखेंगे, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी क्या हो जाएगा, समझौता। ठीक, और कांग्रेस, लेकिन इस कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जब समझौता हुआ, तो यहीं पे आप एक चीज समझिएगा कि इस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते में, लखनऊ पैक्ट के तहत एक बड़ा ही नेगेटिव पहलू सामने आ गया कि इन कांग्रेसियों ने क्या किया कि 1909 की जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, हम गांधी का उदय बता रहे हैं, ठीक, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में थी कि भाई हमारा क्या, हमारा अपना क्या वोट हो, हमारी अपनी सीटें हो, ठीक है, हम अपनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और ये चीजें क्या हुआ, ये पृथक निर्वाचन प्रणाली किसमें अपना ली गई, लखनऊ पैक्ट में। और जब अपना ली गई तो यहीं से क्या होगा, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनेगा जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे पाकिस्तान बनने की। एक बार किसी को अधिकार दे दो और फिर उससे छीन लो, तो फिर वो जो लोग हैं, वो लोग जो वर्ग है, क्या वो आपको शक की नजरों से नहीं देखेगा कि अभी जब आपने एक बार दिया और फिर आपने छीन लिया, तो अगली बार क्या भरोसा कि आप देंगे या छीनेंगे या शोषण करेंगे। और यहीं से आप देखिएगा कि जिन्ना क्या हो रहे हैं आगे चल के, एक समय तक जिन्ना क्या करेंगे, तो राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अंतिम समय में वो क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे बड़ी वजह क्या, पाकिस्तान बनने की।
और कुल मिला के स्थिति ये सामने आ गई कि अब ये स्थिति हो गई कि जब देखा किसने, ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ने देखा कि ये जो चीजें हो रही हैं, हमने जो बांटा वो अब दोनों क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। और जब दोनों एक हो रहे हैं तो किसी न किसी वजह से क्या किया जाए, होम रूल लीग आंदोलन को खत्म किया जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक भारत सचिव है जिसका नाम है मॉन्टेग्यू, ठीक। तो मॉन्टेग्यू ने ये घोषणा की 2017 नहीं, 1917 में कि हम क्या करेंगे, भारतीयों को क्या करेंगे, क्रमिक रूप से स्वशासन देंगे, ठीक। मतलब क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज, धीरे धीरे। तो यही चीज तो किसको चाहिए था, एनी बेसेंट को। तो एनी बेसेंट क्या की, आंदोलन को, अपने होम रूल लीग आंदोलन को बंद कर दी। और तिलक के ऊपर सो कॉज नोटिस जारी हो गया और उनके ऊपर 60,000 का क्या किया गया, जुर्माना। फिर तिलक को यह एहसास हुआ कि अगर हम यहाँ से नहीं निकलें तो हमारा वही हाल होगा जो 1908 में हो गया था, मतलब जेल। तो तिलक ने क्या किया, चुपचाप वो लंदन निकल गए। और लंदन क्यों निकल रहे हैं, तो एक आपने विद्वान सुना होगा जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। इसने क्या कहा तिलक को कि तिलक जो हैं वो क्या हैं, भारतीय अशांति के जनक हैं। तो तिलक ने सोचा कि अगर हम भारत में रहें तो भारत में रहेंगे तो कोई ना कोई गतिविधियां करते रहेंगे, और जब कोई ना कोई गतिविधियां करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें जेल में भरा जा सकता है, जैसे 1908 में भरा गया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये वैलेंटाइन सिरोल है, ये तिलक को क्या बोल रहा है कि तिलक क्या है, तो भारतीय अशांति के जनक हैं। और इन्हीं के ऊपर क्या है, मानहानि का मुकदमा ठोकने के लिए, दायर करने के लिए वो कहाँ जाएंगे, लंदन। तो यहीं पे कहानी शुरू होगी, ठीक। कि ये क्या हो रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। और भारत में क्या है, एक महानायक भारत छोड़कर कहाँ जा रहा है, लंदन। और दूसरा महानायक 1915 में ही आ चुका है और कहाँ बैठा है, साबरमती आश्रम, ठीक। तो ये सारी बैकग्राउंड अब ध्यान रखिएगा, गांधी की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। तो अब जो बात होगी, अब गांधी की बात होगी, लेकिन उसके पहले आप एक चीज समझिए कि पहले गांधी के हम विचार पढ़ लें, फिर हम आगे उनकी कार्य पद्धति और फिर प्रमुख आंदोलनों में उनकी भूमिका। अगर हम ऐसे चलें तो क्या मुझे जरूरत पड़ेगी कि गांधी के अलग से पर्सनालिटी या दर्शन पढ़ाने की, नहीं पड़ेगी, ठीक। तो जब हम पढ़ा देंगे आप क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खुद सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना भाई, जब समझ रहे हैं तो सॉल्व करिए, नहीं आ रहा है उसके लिए हम हैं, ठीक। तो भारत अब क्या है, गांधी के अपने विचार हैं, और गांधी के विचार में जो पहला विचार होगा वो क्या है, सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह का मतलब आप समझिए कि सत्य के लिए क्या करना, आग्रह करना, निवेदन करना कि ये जो चीजें हैं वो सच हैं और इसके लिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आग्रह क्यों करेंगे, फाइट नहीं कर सकते, ये चीज उन्होंने कहाँ सीखा, अफ्रीका में, ठीक। तो सत्य के लिए वो आग्रह करेंगे, और आग्रह या निवेदन करेंगे, तो क्या निवेदन करने में कहीं से हिंसा शामिल है, नहीं। तो इस सत्याग्रह में आप एक चीज समझिएगा कि अहिंसा इसमें क्या है, अनिवार्य रूप से शामिल है, ठीक। और जब हम बार बार सत्य के लिए आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो विरोधी हृदय है, जो विरोधी लोग हैं, उनकी जो मन स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं एक समय के बाद क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और ये बात कौन बता रहे, गांधी। तो कुल मिला के सत्याग्रह में फिर कुछ चीजें तो होंगी, तो उसी संदर्भ में क्या होगा कि धरना प्रदर्शन, जो निष्क्रिय प्रतिरोध वाली बात है, और क्या है, असहयोग, जेल भरो आंदोलन, बहिष्कार, ठीक
ठीक। और जब ये सारी चीजें होंगी तो ये चीजें तो निष्क्रिय प्रतिरोध में भी है। निष्क्रिय प्रतिरोध किसका? उग्रवादियों का। तो फिर हम ये सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? क्या निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का पर्यायवाची शब्द है? उससे पूछ रहे हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का पर्यायवाची शब्द है? यस सर। तो हम क्यों लिख रहे हैं यहां? इसे काट के निष्क्रिय प्रतिरोध लिख दें? या हमने मैथ पढ़ा ना, ऐसे इक्वल्स टू। वही तो पूछ रहे हैं, आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या है, बेसिक एक डिफरेंस क्या है? तो अहिंसा यहाँ पे क्या है? शामिल है। तो यहाँ पे एक चीज है कि एक बहुत बड़े सशस्त्र सेना के सामने हम क्या कर सकते हैं? खड़े नहीं हो सकते। और जब हम खड़े नहीं हो सकते तो खड़े हम इस सेंस में हो सकते हैं कि हम सिर्फ क्या करें? आग्रह करें। ठीक। और जब ये चीजें बात सामने आएगी तो क्या जनता का एक क्लास, एक वर्ग या भीड़ क्या इस सिद्धांत को मानेगी कि नहीं मानेगी? मानेगी। पैसे तो लग नहीं रहे, रिस्क भी कम है। क्यों? क्योंकि हमें खुद क्या कर रहे हैं? सहयोग करना है, धरना प्रदर्शन, और हिंसा है ही नहीं। और जब हिंसा नहीं है तो ब्रिटिश सरकार को क्या चाहिए? हिंसा। पुलिस तब तक आपको नहीं मारेगी जब तक आप हिंसा नहीं करेंगे। और जैसे आप हिंसा करेंगे, आज के टाइम में वेलफेयर स्टेट में जैसे आपने क्या किया, आपने हो हल्ला मचाना शुरू किया, गाड़ियां तोड़ी, या फिर कोई भी ऐसा आपने पब्लिक न्यूसेंस वाला काम किया, तो फिर आपको क्या किया जाएगा? दमन। तो पहली चीज कि निष्क्रिय प्रतिरोध से यह सत्याग्रह क्या है? श्रेष्ठ। ठीक। समझ रहे हैं? समझ रहे हो? दूसरा, साधन साध्य की पवित्रता। गांधी ने कहा कि साध्य को पाने के लिए, साध्य मतलब लक्ष्य बोला जा सकता है, साध्य को पाने के लिए हमारा साधन भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पवित्र मतलब क्या होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। ठीक। और नैतिक जब होगा, कुल मिला के शुद्ध होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। 1920 जब पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? गांधी ने। और देखिएगा कि 1922 का वो दौर है, और 1922 के दौर में थाने को जला दिया जाता है। और जैसे थाने को जलाया जाता है, गांधी तुरंत क्या करते हैं? सीधे कहते हैं कि हमें हिंसा में विश्वास नहीं है, हमारा साधन और साध्य दोनों पवित्र है। अगर हिंसा हुई है तो हम क्षमा मांगते हुए उस आंदोलन को क्या करते हैं? वापसी। ठीक। क्यों कह रहे हैं? हिंसा कर दिया है, ब्रिटेन क्या करेगा? दमन चक्र चलाएगा। और वो गांधी से हम पढ़ाएंगे, वहां पे गांधी से कह रहे हैं कि सरकार 5 दिन और तो कर लो, 5 दिन और असहयोग आंदोलन चला लो, हम क्या करेंगे? दमन करेंगे। क्यों? हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। तो वहीं पे गांधी बोलेंगे कि मुझे फेत नहीं है हिंसा में, इसीलिए हम क्या करते हैं? आंदोलन वापस लेते हैं। अगर शुरुआत में ही अगर ब्रिटिश का दमन चक्र बड़े स्तर पे चल जाता तो फिर से वो पब्लिक क्या होती? अलग आगे वाले आंदोलन में नहीं आती। रामदेव के साथ यही तो हुआ। ठीक। सॉरी, बाबा रामदेव के साथ है। ऑनलाइन पढ़ाने में एक बहुत बड़ा रिस्क है, कभी भी आप ट्रोल हो सकते हैं, कभी भी। और स्लिप ऑफ टंग है, कभी भी फिसल सकता है ना। तो कुल मिला के क्या है, इनका बात यह है। और उस तरह क्या होगा कि अगर हम साधन साध्य की पवित्रता पर बल देंगे तो हमारा क्या होगा? ये साधन नैतिक होना चाहिए, और साधन अगर नैतिक होगा तो लोग क्या करेंगे? जुटेंगे। तो कुल मिला के एक जनमत तैयार होगा। सारी विचारधारा के केंद्र में क्या? जनमत। क्यों? क्योंकि वही एक ताकत है जो किससे लड़ सकती है? ब्रिटिश। ठीक। तो इस तरह से आप एक चीज समझिएगा कि गांधी क्या है, एक दौर आएगा जब हम आपको शायद बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा। और ये सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे? एक समय ऐसा आएगा कि फांसीवादी ताकतों के सहयोग से क्या करेंगे?
ये भारत विजय की क्या करेंगे, कामना करेंगे। ठीक। और फांसीवादी शक्तियां कौन, जर्मन। ठीक। जापान, उस टाइम जापान है, जर्मन जापान। और इनका कहना ये है, ये यहीं से क्या कर रहे हैं, गांधी जी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि गांधी हमारे क्या करें, हमारे इस प्रयास को क्या करें, सहयोग करें। लेकिन गांधी वहां पे सहयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे देखिएगा साधन क्या है, अपवित्र लिख दें तो चलेगा, हिंसा, अपवित्र, क्योंकि हमें ये पॉइंट पकड़े रखना है इसलिए, है ना, अपवित्र है। और जब साधन अपवित्र होगा तो साध्य नहीं प्राप्त हो सकता, गांधी का मानना है। क्यों? क्योंकि यहीं पे देखिएगा कि अगर फांसीवादी ताकतें अगर वो भारत को आजाद करा ले जाती तो क्या ये भरोसा देती कि क्या भारत फिर से गुलाम नहीं होता। ठीक। और इसी संदर्भ में उनका मानना यही है कि अगर ये चीजें हम करेंगे तो फिर एक बड़े मास का सपोर्ट हमें नहीं मिल पाएगा और फिर ब्रिटिश क्या करेंगे, दमन चक्र चला देंगे। तो शुरुआत अच्छा हो, कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, शुरुआत अच्छा हो और अंतिम समय में हम बिखर जाएं तो फिर काहे का प्रयास। ठीक। तो यहीं पे देखिएगा इस साधन साध्य की पवित्रता को लेकर वो बोस की इस विचार को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बोस पढ़ाएंगे, बोस को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक। तो कुल मिला के क्या है, साधन साध्य की पवित्रता में साध्य का ही पवित्र होना नहीं, साधन का भी पवित्र होना जरूरी है। इसी में एक चिंतक आएगा जिसका हमने नाम लिया, मैकियावेली। और ये मैकियावेली क्या कर रहा है, ये प्रबोधनकालीन विचारक है। कहाँ, यूरोप में। ठीक। जब पुनर्जागरण का क्या है, अगला रूप आ रहा है प्रबोधन। तो इसने जब राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आएगा, जब राज्य बनने लगेगा, सेनाएं जब राज्य के लिए लड़ने लगेंगी, तो उसी संदर्भ में यह स्टेटमेंट देगा कि युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है। ठीक। और जब युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं क्या है कि साधन कोई भी हो, साध्य मुख्य है। आपने सुना नहीं है कि अरे कैसे भी तैयारी करो रिजल्ट चाहिए। ठीक। लेकिन कैसे भी तैयारी करके रिजल्ट मिल पाया क्या आज तक, नहीं मिल पाया, मिला तो रेशियो कम, है ना। तो कुल मिला के क्या है, ये मैकियावेलिन चिंतक चिंतक से भी इस गांधी का क्या करता है, विचार क्या होता है, अलग दिखाई देता है। ठीक। तो कुल मिला के ये साधन साध्य की पवित्रता। और इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सर्वोदय की अवधारणा। लिख लो कि थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए। कौन सा नहीं समझा, मतलब उसका मतलब है कि जब वो युद्ध लड़ेगा तो युद्ध लड़े में उसकी अपनी डिमांड, एक युद्ध होता है कि एक प्रॉपर वे। अच्छा, गांधी उसने बताया कि क्या है, जो साधन हो वो पवित्र हो या अपवित्र, अगर हम युद्ध लड़ रहे हैं तो हम छलावे से भी क्या करेंगे, जीतेंगे, धोखा देकर भी जीतेंगे, या सामने से क्या करेंगे, फ्रंट मुकाबला करके भी जीतेंगे। लेकिन इनका क्या मानना है, हमारी जो मांगे हैं, अगर युद्ध होगा सपोज, तो हम सामने से ही आएंगे, एक बैटल फील्ड होगा, हम उसमें क्या करेंगे, सामने से जो युद्ध की नीतियां हैं उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, लड़ने का प्रयास करेंगे, कोई छलावा नहीं, साधन पवित्र होना चाहिए। क्या क्रॉस करते हैं, किसके विचार, विचार का मतलब जब भी आप पढ़ेंगे ना तो विचार का कंपेयर होता है। गांधी, गांधी मैकियावेली गांधी को पर्सनली नहीं जानता है। ठीक है, विचार की टकराहट होगी, हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ग संघर्ष का एक बात आएगा और गांधी का विचार कार्ल मार्क्स से कंपेयर करेंगे। विचारों का कंपेयर किया जाता है कि गांधी क्यों महान है। ठीक है, थोड़ा सा इस टेम्परामेंट पे चलना है। हम्म। हम्म। अंदर कर दिया, हो गया। इनका कहना ये था कि जब ये बता रहे हैं तो कोई फर्क तो पड़ना चाहिए उस पे, कंपेयर है वो, है ना। ठीक। चलिए, अब क्या है, सर्वोदय। सर्वोदय की अवधारणा।
और इसमें एक क्या है, राइटर है जिसका नाम क्या है, जॉन रस्किन। इनकी एक बुक है अनटू दिस लास्ट। इस बुक से क्या है, गांधी बहुत प्रभावित हैं। और यहीं पे देखिएगा कि जॉन रस्किन ने क्या किया, लिख लीजिए पहले। अच्छा, मेन रस्किन ही है, एक और है उसका नाम ऐसा याद नहीं आ रहा, हम बता देंगे, कल बता देंगे आपको, है ना। लेकिन मुख्य रूप से जिसका नाम है वो कौन है, टॉल्स्टाय, टॉल्स्टाय, लियो टॉल्स्टाय। ठीक। तो जॉन रस्किन का क्या है, एक विचार है अनटू दिस लास्ट, और इस विचार में वो क्या कहता है कि एक ऐसा, एक वैसा विचार जिसमें क्या है, सभी वर्गों की भलाई क्या है, निहित है। मतलब कि इस बुक में वो बताना चाह रहे हैं कि समाज का कोई भी वर्ग हो, उन सबकी भलाई क्या है, एक दूसरे के सहयोग से क्या है, निहित है। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की भलाई तभी होगी जब सभी व्यक्ति की भलाई होगी। तो सबकी भलाई एक व्यक्ति के भलाई में क्या है, निहित है, या एक व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में निहित है। मतलब कुल मिला के बात कर रहे हैं तो सहयोग की। ठीक। और दूसरा ये है, वो एक कंपेयर करते हैं कि एक वकील का प्रोफेशन एक नाई के प्रोफेशन से क्या है, सेम है। उसका मूल्य क्या है, बराबर है, कि जो ड्यूटी कर रहा है कौन, एडवोकेट, वही ड्यूटी कर रहा है नाई। ठीक। पैसे के मामले में आप क्या कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल्य है, जो गरिमा है, जो इज्जत है, वो क्या होना चाहिए, बराबर। जब लोगों के पास ये मैसेज आएगा कि गांधी आकर ऐसा विचार दे रहे हैं, तो क्या लोग नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे। और इसी संदर्भ में आप देखिएगा कि सर्वोदय की अवधारणा आएगी, मतलब सभी का उदय। ठीक। और जब सर्वोदय की अवधारणा सामने आएगी, और सभी का उदय कैसे होगा, जब एक व्यक्ति की भलाई सभी के भलाई में क्या है, निहित। ठीक। तो कुल मिला के हम बात क्या करेंगे कि हमने एक विचार पढ़ा था, उपयोगितावादी विचारधारा, पढ़ा छोटे स्तर पे। और इस विचारधारा को हमने क्या किया, क्या समझा, काजल, काजल नाम है ना। ब्रिटिश काल में हम पढ़ रहे हैं, आप अभी का कॉमन सेंस लगा रहे हैं। ये विचार उस टाइम का है ना। शुभम, शिवम, देखो कैसे, बताइए आपका क्या नाम है। हाँ? हाँ? अच्छा, आप बताएंगे। अधिकतम आउटपुट, ये मन से पढ़िए, नहीं तो फिर समस्या है। ठीक। नहीं, हमने पढ़ा कि शासन को स्थायित्व देने के लिए क्या किया जाए, बेंथम मिल का विचार है, और उस टाइम शासन भारत में किसका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और वो क्या कर रहा है, वो वहां से विचार चल रहा है ब्रिटेन से कि आप क्या करिए, शासन को तभी अस्थायित्व दिया जा सकता है जब अधिकतम लोगों के सुख की बात की जाए। ठीक। और अधिकतम लोगों की जब भी सुख की बात की जाएगी, तो अधिकतम शासन क्या होगा, संभव होगा। और इसी संदर्भ में तो कोड़े मारने की प्रथा पे क्या किया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दंड को क्या किया जा रहा है, मानवीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने चर्चा की। तो ये उपयोगितावादी विचारधारा क्या है, तो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। लेकिन वहीं पे आप एक चीज समझिएगा कि ये सर्वोदय की अवधारणा, हो गया, ये सर्वोदय की अवधारणा क्या है, तो ये सर्वोदय की अवधारणा सबकी भलाई की बात करता है, और कहता है कि सबकी भलाई एक दूसरे के सहयोग पे क्या है, निर्भर है। तो यहां पे सर्वोदय की अवधारणा उपयोगितावादी विचारधारा से क्या है, श्रेष्ठ है। और जब श्रेष्ठ है, तो इसी संदर्भ में आप एक चीज समझिएगा कि यहीं पे वो स्थिति बनेगी
ये लोग अधिकतम शासन, अधिकतम सुख की बात कर रहे थे। अब लोग जब समझेंगे कि जब सर्वोदय की अवधारणा है तो लोग क्या करेंगे, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को क्या कर रहा है, उस दौर के उस टाइम का समाज सपोर्ट कर रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या है, तो अच्छा क्या है, कमांडर है। लेकिन जब गांधी ये चीजें बोलेंगे कि अधिकतम लोग नहीं, सभी की बात कर रहे हैं, तो क्या वो लोग क्या गांधी के विचार को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे? केंद्र में एक ही चीज है क्या? हाँ, केंद्र में एक चीज है, जनतंत्र को तैयार करना, जनमत को तैयार करना, एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि बात किसकी करनी है, ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक। और कुल मिला के एक और उनका सिद्धांत आएगा जिसका क्या नाम है, वर्ग समन्वय। अब इसको बताने की आवश्यकता है क्या? अगर हमने इतना बात कर लिया तो क्या गांधी नहीं चाहेंगे? मतलब उन्हीं का विचार है ये, किसान, मजदूर, जमींदार, पूंजीपति, फिर हिंदू मुस्लिम। गांधी ने इन सभी लोगों को क्या की, एक होने की बात की। क्यों? उनका एक विचार क्या, सबकी भलाई, एक दूसरे के सहयोग में निहित। तो वो किसान, मजदूर, पूंजीपति, जमींदार, हिंदू, मुस्लिम सबकी बात करेंगे। और कुल मिला के जब वर्ग समन्वय स्थापित करना होगा तो क्या जाति पात छुआछूत की बात नहीं करेंगे, अछूतोद्धार कार्यक्रम नहीं चलाएंगे? चलाएंगे। और इसी संदर्भ में आप देखिएगा कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा जब भी आंदोलन होगा महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, और महिला जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी तो पुरुष को वैसे भी क्या है, शामिल होना है। क्योंकि अछूतोद्धार कार्यक्रम से एक चीज समझ में आ गई है कि अब वो समाज क्या है, तो समाज एक दूसरे के सहयोग, लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े हो गए हैं। पर्पस एक, गोल एक, साझे शत्रु की पहचान हो चुकी है पहले से ही कि ब्रिटिश हमारे क्या हैं, दुश्मन। तो ब्रिटिश हमारे दुश्मन है, ये बात किसको भी पता है, गांधी को भी। तो उसके लिए पहले तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, वैचारिक रूप से करना पड़ेगा। तो देखिएगा गांधी का अफीम धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरे लोग सूंघेंगे। और गांधी क्या होंगे अंतिम समय में, देखिएगा जब इनके प्रमुख आंदोलन की बात करेंगे तो गांधी क्या करेंगे, संघर्ष का दौर होगा। 1919 और 18 तक उनका एक दौर है जो संघर्ष का दौर है, एक्सपेरिमेंट का दौर है। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, गांधी को बहुत बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता है। ठीक। लेकिन गांधी के पास एक हथियार, पेशेंस, और उसी का वो यूज करेंगे कहाँ पे, 1942 में। चालाक आदमी की पहचान ये होती है कि गुस्सा मुझे कब आएगा ये आप नहीं तय करेंगे, गुस्सा मुझे तब आएगा जब मैं तय करूंगा। और ये चीज कौन तय कर रहा है, 1942 में गांधी से बोला जा रहा है, चर्चिल बोल रहा है कि सरकार आप तो बोल रहे थे कि आई डोंट हैव फेथ इन वायलेंस, तो हिंसा तो हो रही है। तो उन्होंने कहा ना, हिंसा मैं नहीं जानता, आप लोगों ने जो करा वही क्या कर रहे हैं, उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। और जब ये चीजें चर्चिल ने सुना तो उसको लगा कि अरे यार गांधी तुम बड़ा अच्छा खेल रहे हो, है ना, हमारे टीम के कैप्टन बन जाओ। ठीक। और जब यही चीजें सब बाद में स्थिति सामने आएगी और अंतिम रूप से क्या होगा, भारत आजाद हो जाए। गांधी की प्रतिमा ब्रिटिश संसद में लगा देना, यह गांधी के मजबूरी की बात नहीं होगी, गांधी के ताकत की बात होगी। जिस पूरे एक छोटा सा एक देश ने जब पूरे विश्व को फतह किया है और उसके संसद भवन में, उसके घर में गांधी का प्रतिमा लगना, कहीं ना कहीं गांधी मजबूरी का तो नाम नहीं रहा होगा, गांधी क्या होगा, शक्ति का नाम है, ताकत का नाम है। गांधी की कहानी एक आम आदमी से महान बनने की कहानी है। ठीक। तो कुल मिला के क्या है, चूंकि हमारे देश में क्या हुआ है ना, कि आपने एक चीज सुना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उससे लोग बहुत ग्रेजुएट हुए हैं। ठीक। और इस संदर्भ में गांधी को पढ़े लोग कम है, मास्टर नहीं पढ़ा है। तुम पटना में जाके देखो, मास्टर नहीं पढ़ा है ठीक से, जाके पूछो मास्टर ने कितनी किताबें पढ़ी है। ठीक। कुछ चीजें लूसेंट से पढ़ा, कुछ घटना चक्र से पढ़ा, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया और कुछ न्यूज देख लिया, और फिर वो उसके विचार। ठीक। तो क्या आप जिस चीज के लिए तैयारी करवा रहे हैं, क्या उसमें आप साधन साध्य
साध्य लक्ष्य तभी दिलवा पाएंगे जब साधन ठीक होगा। तो रोड छाप मास्टर बनेंगे तो नहीं होगा, लाइब्रेरी में पढ़ के आना पड़ेगा, यही होगा ना बात। तो कुल मिला के क्या है, एक उनकी एक और सिद्धांत है आर्थिक सिद्धांत, जो बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट। और इसी को क्या कहा गया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और ये आर्थिक सिद्धांत में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए धन का उपयोग, हमारे लिए मतलब सभी के लिए, हमारे लिए धन का उपयोग उतना ही जरूरी है जितना हमारी क्या है, आवश्यकताएं हैं। ठीक, तो आवश्यकताएं के अनुरूप हमारे पास क्या होना चाहिए, धन। और इससे यदि अधिक आपके पास धन है तो उस धन के आप क्या बने, उस धन के आप बने संरक्षक, ट्रस्टी बने। और ये धन किसके लिए आप खोलें, सार्वजनिक उपयोग के लिए। ये विचार जब लोगों में गया तो लोगों ने बोला कि यार अभी भूखे मर रहे थे, कम से कम क्या है, आप देखेंगे सदाकत आश्रम का जो निर्माण कर रहे हैं जमुनालाल बजाज, वो एक बड़े उद्योगपति हैं। ठीक, तो गांधी को हम बाद में आपको देख पढ़ाएंगे तो हम आपको एक स्टेटमेंट देंगे कि गांधी को रेशनल लोगों का प्रॉफिट कहा गया है। ठीक, तो हम इसको और आगे अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि और कार्य पद्धति तो बताना है इसलिए। तो कुल मिला के क्या है कि जब सार्वजनिक उपयोग की बात होगी, अंबानी से ये बात कही जा रही है कि अंबानी भाई साहब जितना आपके पास आवश्यकता है उतना धन रख लो और बाकी क्या करो, सिर्फ आप संरक्षक रहो। और ये सार्वजनिक उपयोग, कम से कम जियो वाली तो बात कर दो, जो टैरिफ इतना बढ़ा रखा है उसकी बात कर दो, है ना। तो इसी संदर्भ में उनका विचार है आर्थिक सिद्धांत, और इसी को उन्होंने क्या कहा, ट्रस्टीज। ठीक, और एक चीज और है, गांधी ने क्या किया, इसी एक उनकी बुक है हिंद स्वराज, और उस बुक में उन्होंने क्या किया है, आधुनिक उद्योगों की आलोचना की है। तो आधुनिक उद्योगों की आलोचना वो इस संदर्भ में कर रहे हैं कि उस टाइम का जो गांव है वो कहाँ, बहुत सारी जो जनसंख्या है वो कहाँ बस रही है, गांव में। और हमने एक चीज तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो रहा है, पढ़ा। ठीक, तो हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से क्या हो रहा है, उस गांव के बहुत से लोग क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और जब गांव के बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं तो आधुनिक उद्योगों की परिकल्पना करना उस वर्ग के लिए क्या होगा, शोषण की बात होगी। और इसी संदर्भ में वो क्या कर रहे हैं, तो गांधी इस आधुनिक उद्योगों की आलोचना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब किसकी बात आएगी, सामाजिक सामाजिक सुधार और शिक्षा। वर्ग समन्वय पर बल देंगे तो क्या वो अछूतोद्धार कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, उच्च नीच जात पात छुआछूत हिंदू मुस्लिम। ठीक, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ऐसा दौर है कि मंदिरों में प्रवेश को लेकर महिलाओं को क्या करना पड़ रहा है। आज के दौर में भी हमने 1-2 साल पहले की न्यूज देखा, आज भी महिला क्या कर रही हैं, मंदिर में प्रवेश करने को लेकर संघर्ष कर रही हैं। ठीक, तो कुल मिला के क्या है कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर भी क्या कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। और जब वो प्रयास करेंगे और वो प्रवेश दिला देंगे तो क्या ये महिलाएं गांधी के विचार को मानेंगी कि नहीं, अपनाएंगी कि नहीं, कुछ हद तक। ठीक, और इस तरह से वो अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाएंगे तो वर्ग समन्वय मजबूत होगा कि नहीं, वर्ग समन्वय, क्या आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, या अभी जो बात किया हमने ट्रस्टीशिप सिद्धांत, उससे भी मजबूत होगा कि नहीं। तो गांधी के ये सारे विचार किसके लिए, जनमत के लिए। ठीक, और वो जनमत जब क्या होंगे, सबका पर्पस एक होगा, लोग यूनाइट होंगे, और उस यूनाइट के लिए वैचारिक क्रांति जरूरी, और उसी वैचारिक क्रांति के लिए उन्होंने विचार दिया। और कुल मिला के उन्होंने शिक्षा की बात ये की कि शिक्षा का मतलब वही है जो क्या किया जा सके, धन से जोड़ के देखा जा सके।
मतलब शिक्षा वही पढ़ें, वही चीजें पढ़ें जिससे हम धन कमा सकें। ठीक, टेक्निकल की बात कर लें, मैनेजमेंट की बात कर लें। ठीक, तो कुल मिला के क्या होगा, जब ऐसी हम शिक्षा की बात करेंगे तो एक तो बात तय है कि जो शिक्षित बेरोजगारी होगी, शिक्षित बेरोजगारी या बेरोजगारों की संख्या बहुत न्यूनतम होगी। जब हमें पता है कि हम आईटीआई करेंगे तो हम फीटर बनेंगे, आईआईटी करेंगे इसी में तो क्या करेंगे, मोबाइल कंपनी में जॉब करेंगे। ठीक, किसी एमएनसी में जॉब करेंगे। सीएस करेंगे तो हम मेमोरी पे काम करेंगे, कंप्यूटर पे काम करेंगे। ऑटोमोबाइल करेंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या होगी, हमारा शुरू से पर्पस क्या कि हम वही शिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे हम धन कमा सकें। ठीक, तो उनके शिक्षा का यही माध्यम है कि शिक्षा आप इस सेंस में क्या करें, हाजिर करें, वो प्राप्त करें। ठीक, तो कुल मिला के अभी तक स्थिति ये हो गई है कि गांधी का विचार, गांधी ने क्या किया है, 1915 से 1919 तक क्या किया, ऑब्जर्व किया। उन्होंने उदारवादियों को भी पढ़ा, उग्रवादियों को भी देखा, और उसी संदर्भ में उनसे जो चीजें ले लेने लायक थी वो उन्होंने अपने विचार में लिया। निष्क्रिय प्रतिरोध भी देने से उदारवादी क्या है, नाखुश है, नाखुश है उदारवादी। और जब नाखुश हैं तो पूरे लोगों को एक साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश बहुत शक्तिशाली हैं, और ब्रिटिश बहुत शक्तिशाली होंगे तो कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग की सिर्फ हम बात नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में वो निष्क्रिय प्रतिरोध से आगे की बात करेंगे, सत्याग्रह। ठीक, और जब चूंकि क्या है, कोई भी पुलिस हो या फिर ब्रिटिश शासन उस टाइम के दौर में, अगर हिंसा शामिल होगा तो वो दमन चक्र तो चलाएगी, क्योंकि कोई भी बॉडी स्टेट से बढ़कर नहीं है। ठीक, और उसी संदर्भ में ये सत्याग्रह में वो इस बात का क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे कि अहिंसा अनिवार्यता शामिल है। ठीक, और जब ये सारी चीजें आएंगी, चाहे वर्ग समन्वय की बात कर लें, सामाजिक सुधार की बात कर लें, आर्थिक सिद्धांत की बात कर लें, सबके केंद्र में क्या, जनमत। ठीक, और इस तरह से ये उनके विचार क्या है, लोगों के बीच जाएंगे। तो इसको लिख लीजिए और फिर हम कल कार्य पद्धति लिखिए। वर्ण जाति व्यवस्था पे अभी हम कार्य पद्धति पढ़ाएंगे आपको। वर्ण जाति व्यवस्था पे एक ही बात, वर्ग समन्वय। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो उनके प्रमुख आंदोलनों में हम देखेंगे।